नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबरों को दिखाएंगे भी और खबरों के मायनों को समझाएंगे भी। पहली खबर, अगर बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अपराधी सरेशाम अब गोली चलाने लगे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। रुपेश हत्याकांड के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक पुलिस सीसीटीवी ही खंगाल रही है, पुख्ता कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ये वो सीसीटीवी का फुटेज है जो पुलिस को रुपेश के हत्यारों तक पहुंचा सकता है। सीसीटीवी का ये फुटेज उस वक्त का है जब रुपेश एयरपोर्ट से घर जा रहे थे। काले रंग की इसी कार में बैठकर रुपेश घर जा रहे थे, तभी शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक में उनके अपार्टमेंट के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्यारों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सीसीटीवी कैमरा में रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग क्लू मिला है, हम लोग उस पर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है, आप लोगों को कर रहे हैं काम, क्योंकि आप लोगों को सुराग मिला है, सुराग मिला है, निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर। क्या पटना एयरपोर्ट पर जांच के लिए अभी पहुंचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो रुपेश हत्याकांड में मुंगेर में बनी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। एयरपोर्ट से लेकर घर तक रुपेश सिंह की रेकी की गई थी। जाहिर है हथियारों तक पहुंचने के लिए फिलहाल सीसीटीवी ही सबसे बड़ा हथियार है। एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस पुनाई चक चौक से रुपेश के घर का रास्ता जाता है, उस चौक के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। सड़क है जो रुपेश सिंह के घर जाती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस चौराहे पर किसी भी बिल्डिंग पर कहीं पे अगर आप देख लें पॉल पे, तो कहीं पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुनाई चक चौराहे पर जहां पे दुर्घटना हुई है, जो जाने का रास्ता है, यही मुख्य सड़क से जो है वो अपराधी गए होंगे, या फिर रुपेश सिंह का आने का जो पूरा जो रास्ता है वो यही है, लेकिन यहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। राजधानी पटना में सरेशाम हुए हत्याकांड ने हड़कंप मचा दिया है। कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है, लिहाजा सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने खुद डीजीपी से मामले की जानकारी ली है और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रुपेश हत्याकांड के बाद इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल रुपेश हत्याकांड ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में भी योगी मॉडल पर अब बहस छिड़ गई है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा नीतीश कुमार भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है, डीजीपी से खुद बातचीत की है और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश भी दिया है। क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश कुमार का हमेशा एक यूएसपी रहा है कि वो क्राइम कंट्रोल को जीरो टॉलरेंस मानते हैं और हमेशा उसको लेकर सीरियस रहते हैं। 6 जनवरी को नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार अब तक 5 बार क्राइम पर मीटिंग कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर कितने गंभीर हैं और हाल ही में पुलिस से वो रिजल्ट भी चाहते हैं और ये पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी कीमत पर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दी जाए। अब आइए आपको बताते हैं रुपेश हत्याकांड से जुड़े 10 बड़े खुलासे। सबसे पहला खुलासा यह कि रुपेश हत्याकांड में मुंगेर में बनी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। एयरपोर्ट से घर तक रुपेश की रेकी की गई थी और शूटर को पता था कि पुनाई चक के पास कैमरा नहीं है। यह बड़ा खुलासा है।
अपराधियों को इस बात की जानकारी थी कि अपार्टमेंट के आगे का रास्ता बंद है। रुपेश के अपार्टमेंट के आगे का रास्ता बंद है, यह अपराधियों को अच्छी तरह से पता था क्योंकि रेकी की गई थी। वारदात में किसी ने लाइनर की भूमिका भी निभाई है। अब तक जांच में यह बात सामने आ रही है। शूटर के पास रुपेश की एक जानकारी थी और अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसकी जानकारी भी थी। अपार्टमेंट का गार्ड घटना के वक्त गायब था और साथ ही रुपेश के सीने में 10 गोलियां मारी गई। अब आपको इन सभी के मायने समझाते हैं। दरअसल पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जनवरी से सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में संज्ञेय अपराध में 3.12% का इजाफा हुआ है। किडनैपिंग के केस में 20% का इजाफा हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण में 125% का इजाफा हुआ है। 2019 में 3138 हत्या की वारदातें हुई हैं, जबकि 2020 में सितंबर तक हत्या की वारदात 2694 दर्ज किए गए हैं। हालांकि 2020 में चोरी, दंगा, रेप, रोड डकैती, रोड लूट में कमी आई है। तो कुछ हद तक कुछ अपराधों में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी अपराध को लेकर आंकड़े जो हैं वो हैरान करने वाले हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी की तरफ से जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहा है। राजधानी पटना में सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रुपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है। कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए, वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती, विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। तो विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे शराबबंदी को वजह मानता है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि पुलिस महकमा शराब को रोकने में व्यस्त है या फिर वसूली में। जाहिर है इसके लिए आंकड़ों पर गौर करना जरूरी होगा।
आपको बता दी कि 2015 की बात करें, मतलब शराबबंदी के एक साल पहले की, तो 2015 में हत्या की 3178 केस दर्ज हुए थे, जबकि 2016 में हत्या की वारदात 2581 दर्ज किए गए। मतलब 2015 के मुकाबले हत्या की वारदातों में कमी जरूर आई थी। वहीं अगर 2017 और 2018 में 2015 के मुकाबले हत्या की वारदात भी कम हुई है। 2019 में हत्या की वारदातें बढ़ गई हैं, यह चौंकाने वाली बात है, लेकिन 2015 के मुकाबले भी वो कम रही है। 2020 में 8 महीने की बात करें तो हत्या की 2649 केस अब तक दर्ज हुए हैं। मतलब ये कि शराबबंदी कहीं से भी अपराध के आंकड़ों को प्रभावित नहीं करता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दोनों ही काम करे, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करे, लेकिन अगर शराबबंदी को वजह बताया जाए तो यह कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। रुपेश हत्याकांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी अपने बयान दिए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया है और कहा है कि हत्यारों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है और किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि हत्या दुखद है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है और अब अपराधियों को सजा दी जाती है। किसी की हत्या बहुत ही दुखद है, लेकिन आपको पता है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही हमेशा संवेदनशील रही है और अभी भी है। और जो आपराधिक घटना घटी है अंजाम में, आप पहले और अपने अंदर ही पहले क्या होता था कि अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अब अगर कोई आपराधिक घटना घट भी जाती है तो अपराधी भी पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। अंतर है, जो भी घटना को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई हो। एक हत्या और हजारों सवाल, क्योंकि रुपेश हत्याकांड के 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ एक धुंधली तस्वीर है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एसआईटी तो गठित कर दी है, लेकिन अभी तक पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगे हैं। रुपेश हत्याकांड के बाद पूरा राज्य सवालों के साथ खड़ा है कि रुपेश का असल गुनहगार कौन है। घर ही नहीं, गांव का लाडला जब सफेद कपड़ों में लिपट कर लौटा तो क्या अपने और क्या पराए, हर किसी की आंखें भर आईं। और जो खुद पर सब्र नहीं रख सके वो फूट फूट कर रो पड़े। कौन किसे दिलासा दिलाए और कौन किसके आंसू पोंछे। यहाँ तो सबने अपने अपने आंसू रोक रखे हैं। दूसरों को रोके तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाए। घर वालों के लिए ये आसमान सिर पर टूटने जैसा था। छपरा के इसी सौरी गांव में मिट्टी में खेलकूद कर बड़े हुए थे रुपेश। यहीं से उन्होंने जिंदगी में उड़ान भरने का सपना देखा और इंडिगो के मैनेजर के रूप में देश के कई हिस्सों को जाना था। आज जब उनका शव गांव आया तो हर जगह से चित्कार की आवाज आ रही थी। और इसी चित्कार में एक ऐसी आवाज थी जिसके बुढ़ापे की लाठी टूटी थी, और वो थे रुपेश के पिता। कलेजा चीर देने वाली ये आवाज हर दिल में हुक और हर जिगर में टीस पैदा कर रही थी। तो कई चेहरे बुझे बुझे नजर आए और पूरे गांव में मातम का मंजर दिखा।
हर किसी को इसी बात का मलाल है कि जहां से बिहार की सत्ता चलती है, उस जगह से महज कुछ मीटर के फासले पर अगर उनके गांव का चिराग बुझ जाए तो वो किससे शिकायत करें और किससे इंसाफ की उम्मीद। बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उससे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम नहीं चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार की। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ही जनता ने सुशासन बाबू नाम दिया हो, जिस जगह से कुछ ही दूर बिहार की विधानसभा हो, जहां से पटना के आला अधिकारियों के घर जाने में चंद मिनट लगे, ऐसे सुरक्षित इलाके में शाम ढलने और रात गहराने से पहले ही किसी की हत्या हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि गांव वाले अभी हत्याकांड पर गुस्सा भी नहीं जता पा रहे हैं। उनका मातम इतना बड़ा है कि उन्हें इस वक्त भी केवल रुपेश की अच्छाइयां ही याद आ रही हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है कि वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। रुपेश को जानने वालों के हर शब्द से दर्द दस्तक दे रहा है। हर कोई किसी तरह खुद पर काबू रख पा रहा है। आज जो शख्स सफेद चादर में फर्श पर गहरी नींद में हमेशा के लिए सो गया है, वो कभी किसी जरूरतमंद की एक आवाज पर हाजिर हो जाता था, लेकिन आज तमाम लोग उसे झकझोर रहे हैं और वो है कि उठने को तैयार नहीं। पिता की चित्कार, परिवार की चीख और गांव वालों का ये मातम बिहार के कर्ता धर्ताओं को हिला रही है। कानून व्यवस्था चलाने वालों के लिए इस चित्कार में संदेश है, सुन सके तो जरूर सुन ले। पंद्रह साल के लीडियन नादस्वरम एक भारतीय पियानो कौतुक हैं, जो पियानो आंखों पर पट्टी बांधकर बजा सकते हैं। एक औसत पियानो वादक की गति से दोगुना तेज और यहां तक कि 2 पियानो बजाते हैं या एक ही पियानो पर 2 अलग अलग धुनें। उन्हें ए.आर. रहमान ने भारत का संगीत राजदूत कहा है। आप भी देखिए दुनिया में अपनी पहचान तलाशते प्रतिभाशाली बालक की कहानी। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न लिडियन नादस्वामी दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से हैं। उन्हें विश्व का सबसे तेज पियानिस्ट कहा जाता है। लिडियन अपनी आंखें बंद करके भी पियानो प्ले कर सकते हैं। So one day when I was playing piano at home, unexpectedly my sister covered my face with a thick towel and then she told me to play a song. I thought, okay, I'll play a song, and I played. And then she realized, and even I realized, that I can also play blindfold, so I practiced more. उन्हें ग्लोबल रूप में प्रसिद्धि 2019 में मिली, जब उन्होंने अमेरिकन टीवी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट जीता और पुरस्कार राशि के रूप में $1 मिलियन। जब उनके आइडल ए.आर. रहमान ने उन्हें भारत का म्यूजिकल एम्बेसडर कहा। अब लिडियन बीथोवन ऑन द मून का मूनलाइट सोनाटा बजाना चाहते हैं। स्वाभिमान भारत की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। और इस तरह की भारत की और अभूतपूर्व कहानियां देखने के लिए देखते रहिए आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की एक पहल। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।